नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत में फिलहाल सदन की चर्चाएं सुर्खियां हैं। भारत के प्रधानमंत्री को सदन में सुरक्षा की चिंता है। अपोजिशन को ताजा ताजा कोई नया मुद्दा मिला है। आप और हम आज के सेशन में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल सदन में चल क्या रहा है, और जो सदन में चल रहा है वो हम समस्त भारतीयों के लिए कितने काम का है। अल्टीमेटली जो हमारे माननीय हैं वो हमारे जो टैक्स पेड मनी है उसका अल्टीमेटली इस्तेमाल कर क्या रहे हैं, हमारे जो टैक्स है उसका क्या कर रहे हैं। हमारे माननीय जिन जिम्मेदारियों से गए हैं उन पर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर वो आजकल रिएक्शन वीडियोस बनवा रहे हैं। आज के सेशन में सारी बातों पर जिक्र होगा, लेकिन इस जिक्र को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। बेसिक बात में सबसे पहली बात यह कि फिलहाल सदन में संसद का कौन सा सत्र चल रहा है। जवाब है, बजट सत्र चल रहा है। 1 फरवरी रविवार के दिन आपने बजट सुना था। बजट से पहले आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? राष्ट्रपति अपनी तरफ से सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए देश को विजन देती हैं कि देखिए इस तरह से देश को आगे बढ़ना है, इन इन विषयों पर हमारी ये राय है। 28 जनवरी को बजट सत्र शुरू हुआ था, आर्थिक सर्वे जारी हुआ था और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में बजट की प्रस्तुति होती है और बजट की प्रस्तुति के बाद में उनको थैंक यू बोला जाता है। राष्ट्रपति के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव 2 से लेकर 4 फरवरी के बीच होना था। होना क्या होता है इसमें? इसमें सदन के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपनी तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति सरकार की तरफ से बोल रहे होते हैं, इसलिए विपक्ष उनके जवाब में सरकार से सवाल जवाब, सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार से प्रश्न, तमाम प्रकार की व्याख्याएं अपने अपोजिशन के मंच से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सरकार की तरफ से सरकारी जो लोग हैं वो अपने उन आरोपों पर जो कि विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं, या जो प्रश्नकाल में पूछे गए हैं, या सत्ता पक्ष को लगता है कि इनका आंसर पूरे देश को जानना जरूरी है, उन विषय को सत्ता पक्ष इस धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से बोल देता है। ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव पूरे बजट सत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि इस माध्यम से विपक्ष के अंदर का गुबार निकलकर बाहर आता है और सत्ता पक्ष का विजन देश को पता चलता है। विपक्ष सरकार को अकाउंटेबल बनाता है कि आपको यह विषय पर ऐसे करना चाहिए, देश की यह जरूरत है, आपका ध्यान कहां चल रहा है। तमाम प्रकार के प्रश्न पूछकर सरकार को अकाउंटेबल किया जाता है। उसके बाद में फिर जो 5 से लेकर के 13 फरवरी का समय होता है वो बजट पर सामान्य चर्चा के लिए, विभिन्न मुद्दों पर बहस के लिए सुरक्षित रखा जाता है। फिर हो जाता है अवकाश। तो वैलेंटाइन डे पर पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष अवकाश पर रहेंगे। उसके बाद क्या होगा वो बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि इस समय कमेटी के लेवल पे चर्चाएं होती हैं। बाद में जब दोबारा सदन मिलेगी तो उस समय पर डिस्कशंस होंगे। खैर, फिलहाल के लिए हम अब आज जब चर्चा कर रहे हैं तो ये 5 से लेकर 13 फरवरी के बीच का टाइम पीरियड है जिस पर आप और हम इस सेशन में हैं। और 2 से लेकर 4 फरवरी के बीच में क्या हुआ उसकी प्रतिक्रिया आज हम चर्चा में लेकर आ रहे हैं। पार्लियामेंट्री बजट सेशन के दौरान मोशन ऑफ थैंक्स यानी धन्यवाद प्रस्ताव जब आने वाला था तो 2 लोगों को बोलना था। एक सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को, जिन्हें नेता, सदन का नेता कहा जाता है, और इन्हें विपक्ष का नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी। दोनों को बोलना था, दोनों ही नहीं बोले। और ऐसा होते हुए देश ने वर्ष 2004 के बाद 22 साल बाद ऐसा स्थिति देखी कि धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से बिना लीडर ऑफ हाउस यानी कि प्रधानमंत्री के बोले बिना ही पास कर दिया गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल बना कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले, धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण क्यों नहीं हुआ। जवाब आया ओम बिड़ला जी के द्वारा, यानी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, या कहिए तो लोकसभा रूपी क्लासरूम के टीचर के द्वारा, कि सत्ता पक्ष के नेता को यानी लीडर को दिक्कत हो सकती थी, परेशानी हो सकती थी, उनको असुरक्षित पाते हुए मैंने सदन में आने से रोक दिया कि आप ना आए। आपको मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आप कुछ आए तो अनफोर्सीन हो सकता है। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। यह बात ये बात स्पीकर के द्वारा प्रधानमंत्री को कही गई और इसके चलते प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं पधारे। अब जब नहीं पधारे तो बड़ा सवाल यह बनता है कि साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लोकसभा में ऐसा क्या खतरा है। इस सारे विषय को अब हम एक एक करके टाइम के साथ सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते चल रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करी जाए बजट की, जो 1 फरवरी को आया।
आप सबने बजट के ऊपर प्रतिक्रियाएं सुनी। बजट का लाना एक प्रक्रिया का पार्ट है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बजट आता है। ये सारी बातें हमने आपको बताई। 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और जब अभिभाषण हो गया तो बजट आया। बजट के बाद में विपक्ष की प्रतिक्रिया आई, जिसमें इस बजट को ब्लाइंड बजट कहा गया। 1 तारीख को बजट आता है। 2 से 4 के बीच में धन्यवाद प्रस्ताव होना होता है। 2 तारीख को ट्रेड डील साइन हो जाती है। बजट के अगले दिन ट्रेड डील की चर्चा होने लगती है। लेकिन ट्रेड डील का होना अमेरिका के साथ और इस बीच में राहुल गांधी जी का सदन में एक किताब को लेकर हाजिर हो जाना और उस किताब में आर्मी चीफ की पुस्तक का जिक्र होना। बजट का भाषण खत्म हुआ। बजट में देश के लिए क्या जरूरी था, क्या नहीं जरूरी था, यह बताया गया। अगले दिन 2 तारीख के दिन लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा एक मुद्दा उठा दिया जाता है और वो मुद्दा होता है एक अनपब्लिश्ड बुक के बारे में, यानी कि वो किताब जो अभी तक नहीं छपी, उस किताब की प्रतियों को लेकर या उस किताब के कुछ अंश को लेकर राहुल गांधी जी लोकसभा में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि प्रधानमंत्री ने चीन जैसे गंभीर विषय पर नरवणे साहब को संदेश भिजवाया कि जो उचित समझो वो करो। ये जो उचित समझो वो करो का पूरा डिटेल मैंने आपको इस सेशन में दिया है, जिसके बारे में नरवणे साहब की किताब में जिक्र है। इसका मतलब यू आर द बेस्ट जज इन योर फील्ड, डू वॉट एवर यू फील। ये जो संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा नरवणे साहब को दिया गया, इससे अपोजिशन को आपत्ति है। अपोजिशन को आपत्ति है कि प्रधानमंत्री को यह नहीं कहते हुए कुछ और कहना चाहिए था। जैसे हो सकता है प्रधानमंत्री कहते कि पीछे हटो, हो सकता है प्रधानमंत्री यह कहते कि आक्रमण करो, यानी कि प्रधानमंत्री उस समय खुद नेतृत्व करते, उसके स्थान पर उन्होंने सेना अध्यक्ष को, थल सेना अध्यक्ष को कह दिया कि तुमको जो ठीक लगे वो करो। यह करके प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे, ऐसा विपक्ष का मानना है। सत्ता पक्ष का मानना है कि इससे अच्छी लीडरशिप क्या होगी जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको यह कह दिया जाए कि तुम्हें जो स्टैंड लेना है लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। दोनों के अपने तथ्य हैं। सरकार का मत है कि हमने अपनी तरफ से नरवणे साहब को, अगर पहली बात तो यह अनपब्लिश्ड किताब है, इस पर प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर सेना अध्यक्ष को यह कहा था तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सेना अध्यक्ष को उचित समझो यह कह दिया गया कि तुम्हें जो ठीक लगे वो एक्शन ले लो, यह अपने आप में दर्शाता है कि आपके ऊपर जो भी लोग आपके निर्णय करने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें आपके काम पर ट्रस्ट है। वाइस वर्सा अगर हम विपक्ष की तरफ से बात करें तो उनका मत यह है कि प्रधानमंत्री खुद यहां पर डिसीजन लेते, उनको डिसीजन लेने के लिए क्यों कहा। आप देश की जनता हैं, दर्शक हैं, जो अपनी तरफ से ठीक समझे वो आप दोनों पार्टियों को अपने संदेश में बता सकते हैं। खैर, राहुल गांधी जी इस मामले को लेकर के अगले दिन काफी ज्यादा इस मुद्दे को उठा दिए। 3 तारीख के दिन भी यह मामला फिर से सरफेस हुआ, लेकिन 2 तारीख के दिन ट्रेड डील का होना संदेश में बाहर आ जाता है। लोकसभा के अंदर नरवणे साहब की पुस्तक से अगले दिन ट्रेड डील की एंट्री हो जाती है। इस ट्रेड डील की एंट्री के बाद विपक्ष अचानक प्रतिक्रिया मोड में आ जाता है। प्रतिक्रिया बजट पर देनी थी, ना तो बजट पर मिली, अभिभाषण पर देनी थी, ना उस पर मिली, और तत्काल प्रभाव से ट्रेड डील रूपी जो मामला आया, करंट के मामले पर तत्काल प्रभाव से रिएक्शन सत्ता विपक्ष की तरफ से दिया गया कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए एप्स्टाइन फाइल में नाम आने के कारण, और आपके फाइल पर नाम आने के कारण आपने ट्रेड डील को साइन कर लिया। इस पर विपक्ष का आरोप था सत्ता पक्ष पर कि आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। जो अनाउंसमेंट किया वो अमेरिका की तरफ से था, मतलब ट्रंप कर रहे थे जो भी बता रहे थे। सदन को आपने कुछ सूचनाएं नहीं दी, ना आपने यह बताया कि किसानों के लिए क्या फैसले किए गए। विपक्ष का आरोप था सत्ता पक्ष के ऊपर कि आपकी डील में क्या पता है वो डॉक्यूमेंट भी पब्लिक में अभी तक नहीं है, मतलब कि क्या हुआ है डील में नहीं पता है। आप कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में कोई डील नहीं हुई है। अमेरिका कह रहा है कि कृषि क्षेत्र भारत के लिए खुल गया है। आप कहते हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद हो जाएगा तब जाकर 18% टैरिफ लगेगा। रूस कहता है कि तेल खरीदना भारत ने बंद नहीं किया है। आफ्टर ऑल करंट स्थिति है क्या, इस पर आप क्यों नहीं बोलते? आपकी तरफ से ट्रंप ही क्यों बोल रहे हैं? भारत सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन क्यों पहले नहीं दी गई? पहला संदेश ट्रंप का क्यों आया? इस पर सत्ता पक्ष का कहना है कि साहब टैरिफ लगे थे उनकी तरफ से, टैरिफ उनने लगाए थे तो हटाएंगे वो, हम तो टैरिफ लगाए नहीं थे।
डील को जिसको बराबरी के समझ के किया जा रहा है वो दुनिया जानती है कि वो खुद की तरफ से पाबंदी रूपी डील लगाया था, अब वो हटा लिया है तो अनाउंसमेंट भी उसका है। ऐसे में वो क्रेडिट खोर आदमी है। वो इस बात के लिए आज तक कलेश कर रहा है कि मुझे थैंक यू नहीं बोला, मैंने मध्यस्थता कराई थी, दो देशों के बीच में मैंने सुलह कराई थी, युद्ध रुकवाया था, आज तक भारत उसका मुझे क्रेडिट नहीं दे रहा है। पता चले कि वो क्रेडिट खोर आदमी इस बात पर बिफर जाए। सरकार इसलिए चुप बैठी है। विपक्ष इस बात पर आनंद ले रहा है कि आप तो हर चीज को बढ़ चढ़कर बताने वाले लोगों में से हो, आप पीछे क्यों चल रहे हो। कुल मिलाकर हमारे देश के अंदर ट्रेड डील को लेकर के और नरवणे साहब की पुस्तक को लेकर के खूब सदन के अंदर हंगामे हुए। लोकसभा के अंदर 3 फरवरी को हंगामा शुरू होता है और ऐसे में अपोजिशन के द्वारा लगातार जब हंगामा किया जा रहा होता है तो 8 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही होती है, लेकिन इसी बीच में राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो पूरी तरह से बाधित होने लगता है। समय बीतता है, इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। पोस्टपोन कर दिया जाता है, लिस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर चीजें निकल कर आती हैं कि काम तो हो रहे हैं लेकिन वो अगले दिन के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इधर संसद के अंदर इस तरह की एक पर्ची ले जाकर लहराई जाती है जिसमें दिखाया जाता है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा जो उचित समझो वो करो कहा गया। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि एप्स्टाइन फाइल में उनका नाम था इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिया। ट्रंप ने जो कहा वो किया। हालांकि इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपके सामने बना चुका हूं अंकित इंस्पायर इंडिया पर, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। इस पूरी ट्रेड डील की पीछे की कहानी और ये एप्स्टाइन फाइल का प्रभाव है या नहीं, इसका विश्लेषण हमने कंप्लीट अंकित इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर किया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अभी कल परसों ही किया है, आप उसे समझ पाएंगे कि कहानी किस तरह से चली आ रही थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को कहा कि भाई एक बात बताइए कि इंपोर्ट टैरिफ 0 कर दिया और एक्सपोर्ट टैरिफ 18%, तो ये किसान विरोधी डील है और फिर से आंदोलन होगा। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, यह बात भी ट्रंप बता रहे हैं, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे। इस बात पर सत्ता पक्ष की तरफ से एक और किताब लहरा दी गई। सत्ता पक्ष की तरफ से जो सांसद निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने एक किताब लहराई जिसमें वो ये बता रहे थे कि देखिए जब ये लोग सत्ता में थे, इनके द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा इस तरह की घटनाएं की जाती थी। इन्होंने पूरी किताबों की एक फहरिस्त बाहर निकाल दी। इसी बीच में लोकसभा स्पीकर के हाउस कमरे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को गतिरोध दूर करने के लिए बुलाया जाता है। 4 फरवरी के दिन शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को सदन को संबोधित करना होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर शाम 5 बजे बोलने का समय होता है। लेकिन इस बीच में लोकसभा स्पीकर के कमरे में इधर सत्ता पक्ष खड़ा है, इधर विपक्ष के सांसद खड़े हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सामान्यतः यह माना जाता है कि स्पीकर के कमरे में जब कोई चीज पहुंच जाती है तो वहां पर बड़ी शांति रहती है, क्योंकि वहां कैमरा नहीं होता, ये लोग आपस में सेटल करके बाहर आते हैं। लेकिन कोई कलाकार यहां पर भी शूट कर ही रहा था। ऐसे में शूट की जानकारी बाहर आ जाती है कि साहब यहां पर इन दोनों के बीच में खींचतान हुई है। 4 फरवरी के दिन भी कोई भी मामला डिस्कस नहीं होता। कई बार ऐसा प्रतीत होता है जब आप और हम दर्शक बनकर दर्शक दीर्घा से देख रहे होते हैं कि अब सदन में बैठे सांसदों को पता है कि जिसको जितनी लाइमलाइट मिलेगी, जितना फुटेज कैमरा का मिलेगा, जितना संसद टीवी के अंदर बैठे टीवी में दिखाई देंगे, जितने बयान वायरल होंगे, जितनी प्रकार की घटनाएं वायरल होंगी, देश उन्हें उतना पहचानेगा। आजकल के सांसद सांसदी के साथ साथ इन्फ्लुएंसर का भी काम करने लगे हैं। इस प्रकार का व्यवहार करने लगे हैं कि उनको उनके काम की वजह से नहीं, अपितु उनके सदन में किए गए बयान की वजह से जाना जाए। ऐसे में सदन के अंदर आए दिन स्थगन की चर्चाएं सुनाई देती रहती हैं। सदन स्थगित होता है। स्थगित इतना होता है कि शाम 5 बजे जिस समय मिलने का समय दिया जाता है कि प्रधानमंत्री आएंगे, उस समय भी सदन को स्थगित करना पड़ता है। कारण क्या होता है? प्रधानमंत्री जिस तरफ बैठते हैं, स्पीकर के राइट हैंड साइड प्रधानमंत्री बैठते हैं। प्रधानमंत्री की सीट के सामने कांग्रेस के कुछ सांसद अपने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर इस तरह से प्रधानमंत्री की सीट को कवर कर लेते हैं। यह जो कवर किया हुआ तरीका है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री को इस सदन के बाहर जब रिसीव करने गए हुए होते हैं, प्रधानमंत्री अभिभाषण पर, प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर बयान देने के लिए आ रहे होते हैं, उन्हें इस समय की सूचना देते हैं कि सर आपकी सीट पर अतिक्रमण हो रखा है चारों तरफ से। इस बीच में स्पीकर महोदय, इस समय स्पीकर कोई और बनकर बैठा है, मतलब लोकसभा स्पीकर अपने ऑफिस में है, उनके बिहाफ पर सत्र को कोई और संचालित कर रहा है, कोई और अन्य माननीय सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर का मत है कि आप अंदर ना आए।
क्यों? क्योंकि आपको इन महिलाओं से दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? कोई ऐसी स्थिति बन जाए जो आपके लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत खराब दिन के रूप में बनकर आए। जैसे हो सकता है कि यहां पर, जैसे अक्सर आपने सुना है कि कई नेताओं को थप्पड़ पड़ जाते हैं, कई बार नेताओं पर शाही फेंक दी जाती है, जूते उछाल दिए जाते हैं। ऐसे में कहीं यहां पर कोई स्थिति ना बन जाए, सुरक्षा को लिहाज में ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री को सीट पर आने से रोक दिया गया। स्पीकर के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा उन्हें कहा गया कि आप ना आए, आप सदन में धन्यवाद प्रस्ताव ना दें, क्योंकि यहां पर कार्यवाही चल रही है। ऐसे में सदन को स्थगित कर दिया जाता है अगले दिन के लिए। अब जब सदन को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं की सीटें घेरी हुई होती हैं, पीएम की सीट घिरी होती है विपक्षी महिला सांसद के द्वारा, ऐसे में सदन से पहले भी 8 सांसदों को निलंबित किया हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री आकर के आने के लिए, भाषण देने के लिए आ गए थे, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा जब उन्हें सूचित किया गया, तो फिर वो सदन की जगह राज्यसभा की तरफ चले गए। उन्होंने जाकर के राज्यसभा में अपना भाषण रखा। प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी धन्यवाद प्रस्ताव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य नहीं भी होते तो भी वो वहां पर बोल सकते हैं। इवन देश का कोई भी मंत्री, अगर वो लोकसभा से निर्वाचित है, जवाब देने के लिए वो राज्यसभा जा सकता है। संसद में 22 साल में ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह से अपना धन्यवाद प्रस्ताव नहीं दिया गया, धन्यवाद पर भाषण नहीं दिया गया। इससे पहले भी 2004 में ऐसा हुआ था, जब एक सांसद के द्वारा मिर्ची पाउडर फेंकने की घटना न्यूज में आई थी, कि न्यूज मतलब यहां पर कुछ ऐसी घटना सदन में घटी थी जिसके चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होता है, और जब भाषण नहीं होता है तो सवाल खड़े होते हैं, क्या हुआ? धन्यवाद नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ गया? बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि देश को संबोधित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा सदन के मंच से। देश को अपडेट दिया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। बजट साल में एक बार आता है। राष्ट्रपति के भाषण पर, अभिभाषण पर यह जो धन्यवाद प्रस्ताव है, यह बजट के बाद एक बार आता है। ऐसे में अगर वो धन्यवाद से विरुख रहते हैं, उनको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिलता, तो देश समझ नहीं पाता पिछले साल की सरकार की उपलब्धियों पर सरकार की राय क्या है। खैर, सदन स्थगित हो जाता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री गुरुवार को पहुंच करके धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 97 मिनट, यानी कि कल के दिन प्रधानमंत्री बोलकर चले आते हैं। इस पर ओम बिड़ला जी कल, यानी कि गुरुवार के समय अपनी संसद में बैठ करके, लोकसभा में बैठ करके बताते हैं कि देखिए, इस वजह से प्रधानमंत्री को हमने नहीं बुलाया, और ना बुलाने के पीछे का तर्क इन्होंने दिया कि उनकी सुरक्षा को अप्रत्याशित घटना के लिहाज से ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया। पीएम ने मेरे सुझाव को माना, मैंने ही उन्हें आग्रह किया था कि आप सदन के अंदर ना आए। इन्होंने अपने द्वारा इस बात को बोलते हुए यह भी कहा कि सांसद महोदय जो सदन में बैठे हैं, वो जिस प्रकार से कार्य को अवरुद्ध करते हैं, सदन के अंदर चर्चाएं होनी होती हैं, सदन में आपके क्षेत्र के मुद्दे उठने होते हैं, पूरे देश के अंदर जो सांसद निर्वाचित होकर आए हैं, उनके विषयों को यहां पर रेज करना होता है, लेकिन इस हंगामे के चलते देश के प्रमुख मुद्दों को यहां पर चर्चा में नहीं लिया जाता। यह सत्य भी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नकाल के अंदर सांसदों के प्रश्न लगे रहते हैं। बहुत से विषय ऐसे होते हैं, बहुत से बिल ऐसे होते हैं जिन पर कंप्लीट चर्चा की आवश्यकता होती है। सत्ता पक्ष को विपक्ष के मत जानने की आवश्यकता होती है। देश विपक्ष के मतों को जान पाता है, इसीलिए यह टीवी का सिस्टम रखा जाता है कि सबको सब पता चल सके कि क्या हो रहा है। लेकिन स्पीकर महोदय ने यह बात गिनाते हुए कहा कि आप लोगों के चलते अभी तक 19 घंटे 13 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है, और सदन का हर एक मिनट बहुत कीमती होता है। हर मिनट की लागत 2.5 लाख रुपए के आसपास नापी जाती है। इस पर कांग्रेस की तरफ से नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को महिलाओं से 3 महिलाएं अध्यक्ष के सामने खड़ी सी, इससे सुरक्षा पर चिंता आ गई। ये केवल नॉनसेंस बात है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इन्होंने इस बात को इग्नोर किया कि कोई मतलब नहीं है इस बात का। राहुल गांधी जी अगले दिन, यानी कि कल आकर के बोलते हैं कि वो सवालों से घबरा गए, सच्चाई से ऐसे डर गए कि उन्होंने झूठ की शरण ले ली। खैर, उन्होंने जो उचित समझा वही किया। ये जो तंज है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नरेंद्र सरेंडर करके एक पॉइंट बनाया था इन्होंने, चौकीदार चोर है करके एक पॉइंट बनाया था। ऐसे अब इन्होंने जो उचित समझा वही किया। प्रधानमंत्री का वो आंसर जो उन्होंने नरवणे साहब को कहा था, वो उठा करके इन्होंने अब ट्वीट के माध्यम से कह दिया। फिर ये नरवणे साहब की उस पुस्तक को, जो अभी तक अनपब्लिश्ड है, जो किताब प्रमुखता से, हो सकता है नरवणे साहब से जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास गई हो, प्रकाशन के पास गई हो, उस पुस्तक को ये लेकर के मीडिया के सामने आते हैं। मीडिया के सामने बताते हैं कि देखिए ये बात कहां पर लिखी है।
2014 में जब एमपी के द्वारा मतलब इस तरह की घटनाएं हुई थी, 2004 के अंदर हुई थी। खैर, फिलहाल के लिए राहुल गांधी जी के द्वारा और उनके जो सम्मानित सांसद हैं उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाता है कि प्रधानमंत्री ट्रैप हो गए हैं, अर्थात वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, अमेरिका के कहने पर काम करने लगे हैं। इसके चलते सदन में उनके द्वारा जो बातें कही गई, सदन को फिर से स्थगित किया गया और राहुल गांधी जी ने जो उचित समझो वही करो एक प्रकार का नारा सा बना लिया। प्रधानमंत्री के अभिभाषण के ना होने पर जब पत्रकारों द्वारा राहुल गांधी जी से पूछा गया तो इन्होंने यही कहा, जो उचित समझो वही करो। ये लाइन असल मायने में एक तंज की तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर यूज में ली। खैर, इन सभी चीजों के ऊपर आप और हम जो नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो मत रखते हैं, उन सबको कुछ बातें समझनी आवश्यक होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारा सदन प्रतिक्रियावादी ना होकर के गंभीर चिंतन और चर्चा का समय और का स्थान बना रहे। हमारे देश की संसद, जिसमें बहुत सारे ऐसे कानूनों पर चर्चाएं होना जरूरी है जिनसे देश का फेथ डिसाइड होता है, देश का भविष्य निर्धारित होता है, बहुत सी नीतियां जिनका निर्माण सदन के अंदर चर्चाओं से होता है, अगर वो इस तरह से इग्नोर्ड रह जाएंगी और किसी हाल ही के मुद्दे पर ऐसी प्रतिक्रिया जिसका साल भर से इंतजार था उसकी चर्चा छूट जाएगी। विचारणीय तथ्य है, नरवणे साहब की अनपब्लिश्ड किताब जिसमें जो उचित समझो करो वाली लाइन को विपक्ष के द्वारा इस तरह से उठाया गया जैसे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है। समझने की बात है कि राष्ट्र के लिए मुद्दा उचित समझो वही करो बयान है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, प्रधानमंत्री की इमेज है, देश की बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये जो आए दिन जितने भी प्रकार के अपराध हो रहे हैं ये हैं। कौन से बड़े मुद्दे हैं, मुद्दों का चयन कैसे? क्या विपक्ष केवल प्रधानमंत्री की इमेज को टार्निश करने के लिए कोई सिलेक्टेड मुद्दा उठाता है? वहीं दूसरी तरफ क्या सत्ता पक्ष को वाकई में ऐसा लगता है कि 3 महिला सांसद उनकी सुरक्षा में सेंध मार सकती हैं? प्रधानमंत्री को क्या वाकई में लगता है कि इलेक्टेड सांसद प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर पाएंगी जिससे उनका भी कैरियर, उनके पार्टी की इज्जत, पूरे देश में उनका वोट सब प्रभावित होगा? ये सारी बातें हम समस्त भारतीयों को अपने द्वारा निर्वाचित लोगों से पूछने की जरूरत है कि प्रभु आपको यह समझ कैसे आई, कैसे आपको लगा कि देश के लिए ये पुस्तक जो छपी नहीं उसका बयान, या प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो कि इन 3 सांसदों से चर्चा के चिंता के अंदर आ गई, ये दोनों कैसे डिसाइड कर रहे हैं? इस पूरे देश को क्या केवल न्यूज कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट बना दिया है क्या, कि तुम केवल न्यूज कंज्यूम करो इसीलिए बने हो? हमारे देश की सदन के अंदर कार्यवाही में 9 करोड़ रुपए साल का खर्च होता है। केवल खर्चा ही नहीं, हमारे देश की बहुत सी नीतियां सदन में बननी होती हैं। ऐसे में आज अपोजिशन के द्वारा मुद्दे के रूप में एक पुस्तक जो कि अनपब्लिश्ड है उसको उठा लिया गया, या फिर संसद के अंदर जिस मुद्दे पर अभी डिटेलिंग आना बाकी है कि डील के अंदर क्या क्या फाइनल हुआ है, उस चीज को उठा करके सदन में ट्रंप के और प्रधानमंत्री के या ट्रेड डील के ऊपर जिसके अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आई है उसको इतना बड़ा मुद्दा बना देना कि आप एप्स्टीन फाइल से कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। ये देश इस बात से प्रभावित रहेगा कि पिछले साल जो हुआ उस साल की चर्चा में बजट का अलोकेशन क्या रहा। क्या यह सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि साहब आप लोग आपस में डिसाइड कर लिए कि बजट पर डिस्कशन मत करना, लोगों से कितना टैक्स वसूला जाएगा इस पर चर्चा मत करना, सरकारें सड़क पर, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर, नई वैज्ञानिकों के लिए कितने पैसे खर्च करेगी इनकी चर्चा गलती से मत कर लेना। क्या हमारा जिम्मेदार विपक्ष सरकार से इस विषय पर कभी वॉकआउट नहीं कर सकता कि आपने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इतना कम बजट क्यों रखा? क्या इस बात पर सवाल नहीं उठा सकता कि आपने सैनिटेशन जैसी जरूरी चीजों के लिए कितना बजट रखा? क्या आपने शिक्षा के लिए, डिफेंस के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके विकास के लिए बजट कम क्यों रखा? क्या वाकई में हमारे देश के अंदर सदन में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा सकते? वहीं दूसरी ओर सरकार क्या यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि गतिरोध दूर करने के लिए अपोजिशन को साथ में टेबल पर बिठाकर उनसे कहे कि भैया सुनो, कैमरे की फुटेज आपको भी मिलेगी लेकिन देश के लिए जरूरी है कि आप और हम इस सदन को अच्छे से चलाएं। खैर, आप और हम इतना ही समझ रखते होंगे शायद, इसीलिए हमारा बेवकूफ बन जाना आसान होता है। करोड़ों रुपया हमारी सदन के ऊपर खर्च होता है, प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए, प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपए सदन के चलने पर खर्च होता है। और हमारे माननीयों के हालात ये हैं कि सदन 52% लोकसभा परफॉर्म करती है, 39% राज्यसभा, और तो और प्रोडक्टिविटी का मामला तो लगातार दिन पे दिन गिरता चला जा रहा है। सांसदों की संख्या जहां भर भर कर है, सांसद आते प्रेजेंस लगाने ऐसे हैं जैसे क्लास के अंदर जाना जरूरी ही ना हो, और हो भी क्यों ना। संसद के अंदर अगर डिबेट चलेगी, सांसदों को भी पता है कि मुद्दा क्या चलने वाला है, तो वो अपने निजी कार्यों में
लग गए। उन्हें लगता है कि सदन के अंदर तो वॉकआउट ही होना है। आज सदा ये वो वाली बात है कि जब बच्चों को पता हो कि आज तो क्लास होगी ही नहीं, क्लास नहीं होगी तो जाकर करेंगे क्या? और अल्टीमेटली हमारे जो माननीय सांसद अपने जरूरी कामों से क्षेत्र छोड़ करके दिल्ली पधारते हैं, वो बिना कुछ अटेंडेंस लगाए अपने अपने घर वापस रवाना हो जाते हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा देश क्या जानना चाहता है? सदन फिर स्थगित हो जाएगी, फिर अगली बार के लिए मानसून सत्र आएगा, तब तक कुछ नया मुद्दा हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है। हमारे सदन के अंदर पहले चौकीदार चोर है नारा गूंजा था, राफेल डील गूंजी, सब खत्म होते चले जाते हैं, लेकिन सदन का समय बर्बाद होता चला जाता है। राफेल पर भी कुछ नहीं हुआ, सदन के द्वारा यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, यहां से ये चीज निकल कर आई। पैगासस का मामला खूब उठाया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिल गई। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट इनके हर मुद्दे पर क्लीन चिट देती चली जाती है। मुद्दा देश के अंदर एक लंबी चर्चा का विषय बन जाता है। पता नहीं देश के अंदर क्या चल रहा है, पर कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी हर बार कोई नया मुद्दा उठाते हैं, इस बार इन्होंने फिर एक मुद्दा उठाया है। अब हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, यही लगता है। सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देगी, तब ये मामला फिर एक नया पकड़ लेंगे। कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर ना तो सरकार के द्वारा सत्ता पक्ष की तरफ से बैठकर विपक्ष को ट्रोल करने की आवश्यकता है कि सुनो तुम्हारे समय में प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था, फलाने के उनके साथ रिलेशन थे। या तो केवल सरकार डिसाइड करे कि हम केवल नेहरू जी का कालखंड ही खोद खोद कर दिखाते रहेंगे, इधर की तरफ से यहां पर कि चलो प्रधानमंत्री की इमेज को कैसे टार्निश किया जा सके। लग ये रहा है कि सबको सरकारें चलानी है, सत्ता में कौन बैठेगा इसकी लड़ाई है, कौन कैसे पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री की इमेज को नुकसान पहुंचाकर पहुंच सकते हैं, तो विपक्ष प्रयास में है। सत्ता को लगता है कि भैया चलो इनके बारे में बता दो कि इनके अब्बा दादा ऐसे लोग थे, इनके बारे में बता दो, इनसे सब चीजें खराब हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये आपका खुद का डिसीजन है। मेरी तरफ से जो मुझे लगता है, कल को आप लोगों को मौका मिले इस तरह की बात रखने का, तो आप एक चर्चा बनाएं, और वो ये कि सदन के अंदर जो भी चर्चाएं हो रही हैं, अगर उनकी लाइव फुटेज रोक दी जाए, सदन के अंदर जब सदन का सत्र खत्म हो जाए, बजट सत्र खत्म हो जाए, तब उस लाइव स्ट्रीमिंग को प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रख के तब डिस्प्ले में कर दिया जाए कि सुनो आपके सांसद ने यह कहा था, सदन में आपके सांसद का यह प्रश्न था, इन्होंने इस तरह से कहा था। जैसे जैसे इंटरव्यूज रिकॉर्ड होते हैं, जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड होते हैं, ऐसे सदन के अंदर जिस सांसद ने जो बात रखी है वो प्रॉपर तरीके से बजट सत्र पूरी होने के बाद रिलीज कर दी जाए, रिकॉर्ड सब किया जाए। उससे कम से कम इन्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं लगेगी। आज जो मीडिया वहां पर बाइट लेने के लिए नेताओं के सामने पहुंच जाती है, आजकल नेता सदन से ज्यादा बाहर मीडिया के सामने मंडराते हुए नजर आते हैं कि इनको बाइट बोल देंगे, ये सब जगह फ्लैश करेंगे, हमको फुटेज मिल जाएगी। हमारी सदन को अगर वाकई में काम करना है ना, तो सचिवालय की तरह काम करे, जहां काम होते हैं मीडिया नहीं होती। सचिवालय काम करते हैं, मीडिया को पता भी नहीं चलता कि काम कहां से क्या फैसला हो गया। सदन काम करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चाइना और कोरिया बन जाए। सारी चीजें रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड होकर के उन्हें बजट सत्र के बाद में लाइव टेलीकास्ट किया जाए कि तसल्ली से देखो किसने क्या किया, सब डिसाइड करो। अगली बार सदन में फिर अगली बार अच्छी तैयारी कर कर सब लोग परफॉर्म करने आएंगे। लड़ाई झगड़ा तत्काल प्रभाव से फुटेज देने के लिए ना हो, यह मेरा मत है। बाकी आपको सदन की जानकारी ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आपको हमने प्रॉपर तरीके का एक कोर्स पढ़ाया हुआ है अपनी पाठशाला पर, जिसमें इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाई हुई है। इंडियन पॉलिटी कैसे चलती है सदन, इस पर पूरा डिटेल लेक्चर हमारा एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।